हालात के कदमों पर सिकंदर नहीं गिरता, टूटा कोई तारा तो जमी पर नहीं गिरता, गिरते हैं मगर शौक से दरिया समंदर में, किंतु कभी समंदर दरिया में नहीं गिरता। जय हिंद। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज आप सभी साथियों के लिए हमने एक प्रण लिया है कि आपको एसएससी जीडी में सुपर 20 की डोज जो है प्रतिदिन देंगे भाई। इसकी जो क्लास का समय रखेंगे अपने, मैं आपको बता देता हूं। ये जो एसएससी जीडी 2023-24 जिसका एग्जाम फरवरी मार्च में बता रहे हैं, ये हमने जो दिल मांगे वर्दी क्लास शुरू की है। इसका टाइम अपने रखेंगे डेली 8 बजे। मेरे सभी साथी जो हैं वो 8 बजे रेडी रहा करें। हर दिन प्रतिदिन आपको 8 बजे ये क्लास मिलेंगी और ये 20% जो है वो आपके लिए जो है वो महत्वपूर्ण रहेंगे। देखो मेरे दोस्त, पूरे दिन में आप जीडी के लिए जरूर इस क्लास को 20 मिनट या 30 मिनट तक जरूर देखेंगे। इतने मिनट की होगी, ज्यादा नहीं होगी। तो पूरे 24 घंटे में से इतना टाइम निकालो, आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा इन क्लास से। जितने पर्सन होंगे उनकी पूरी व्याख्या एकदम कंप्लीट। आज पहली क्लास पूरी देखना ईमानदारी के साथ और सभी साथी अंत तक जुड़े रहना। और कमेंट में आप मुझे मैसेज कर दो अगर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है। तो जो टॉपिक नहीं आ रहा है तो कमेंट कर दिया करो, मैं कमेंट पढ़ता हूं सभी साथियों में। ठीक है भाई, ओके। चलो, पहला जो प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सभी साथी जो है इसका फटाफट उत्तर दीजिएगा। बिल्कुल क्लास एकदम क्लियर चल रही है। मैं 1 मिनट में क्लास थोड़ी और सही कर देता हूं। 1 मिनट। देखो भाई, क्लास को थोड़ा सा और सेट कर देते हैं अपन, फिर क्लास शुरू करते हैं। हाँ, अब सही दिख रहा है? अब सही? हाँ गुरु जी, अब तो ज्यादा होगा तो कम कर देंगे भाई, रुक जाएगा। हाँ, अब एकदम सही दिख रहा है ना भाई? ये अब और भी सही दिख रहा है गुरु जी। चलो तो ठीक है। अब अपना पहला जो प्रश्न है वो ये है, क्या कि फेदामीटर का उपयोग किसके नापने में किया जाता है, यानी किसे नापने में किया जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं भूकंप, वर्षा, समुद्र की गहराई और ध्वनि। अगर हम बात करें, अगर मेरे दोस्त हम बात कर लेते हैं क्या गुरुजी कि भूकंप को जो मापा जाता है वो किसमें? अरे भूकंप को जो मापा जाता है वो रेक्टर स्केल में। रेक्टर स्केल के अंदर जो मापा जाता है वो किसको मापा जाता है? भूकंप को। और भूकंप जो है वो सर्वाधिक किस देश के अंदर जो देखने को मिलते हैं? जापान में। सर्वाधिक जो भूकंप वगैरह एरिया है संभावित, वो कौन सा है? जापान का। ठीक है गुरुजी, ये तो हमें समझ में आ गया। इसका उत्तर ये तो नहीं होगा। वर्षा को अगर बात करें, वर्षा को जो मापा जाता है, वर्षा को इंग्लिश में बोलते हैं रेन, तो रेनोमीटर में। वर्षा को किस में मापा जाता है? रेनोमीटर में। और विश्व की सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो होती है मासिन राम। और मासिन राम बोले तो मासिन राम कहां पर? मासिन राम है सर मेघालय में, बिल्कुल। और मानसून का जो प्रवेश होता है मेघालय में वो होता है सुरमा घाटी से। मेरे दोस्त ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कौन सी घाटी से मानसून का प्रवेश होता है? मानसून का जो मेघालय में प्रवेश होता है वो सुरमा घाटी से होता है। जबकि जबकि प्रश्न पूछे कि भारत में मानसून का प्रवेश द्वार, भारत में मानसून का प्रवेश द्वार, अगर भारत की बात पूछेगा तो हम ये बताएंगे कि भारत में जो मानसून प्रवेश करता है वो 1 जून से। कब मेरे दोस्त? 1 जून से। और 1 जून से जो प्रवेश करता है वो कहां करता है? वो करता है केरल में। बिल्कुल गुरुजी, ये बात भी समझ में आ गई। इसमें पूछा है फेदामीटर, तो मेरे भाई भूकंप की जो गहराई को मापा जाता है, भूकंप की गहराई, सॉरी, समुद्र की जो गहराई है उसको जो मापा जाता है वो फेदामीटर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? फेदामीटर में। ये बिल्कुल सिंपल है, आपको ये बात याद रखनी है, बिल्कुल। और लंबाई को, गहराई को तो बता दिया, समुद्र की लंबाई को किस में मापा जाता है? समुद्र की जो लंबाई है उसको नॉटिकल मील में मापा जाता है। किस में मापा जाता है दोस्त? नॉटिकल मील के अंदर, बिल्कुल। तो दूसरे प्रश्न की ओर हम जो है वो बढ़ चुके हैं। जनसंख्या की दृष्टि से चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि विश्व में भारत का जो स्थान है जनसंख्या में, भारत का जो स्थान है वो है 2nd नंबर। स्थान कितने नंबर है? 2nd। 2011 की जनगणना के अनुसार, उसके बाद जनगणना हुई नहीं है। ये कौन सी जनगणना के अनुसार बता रहा हूं? ये 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत का दूसरा स्थान है तो पहला किसका है? चीन का।
दूसरा भारत का, भारत की पॉपुलेशन जो है वो 2 पॉइंट सॉरी, भारत की पॉपुलेशन जो है वो 17.5% है। कितनी है? 17.5%। विश्व की पॉपुलेशन का भारत में पॉपुलेशन कितनी है? 17.5%। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भारत का, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है यूपी। और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य जो है, न्यूनतम जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है सिक्किम। ये बात मेरे दोस्त याद रखनी है आपको। बिल्कुल रख लेंगे गुरुजी। अच्छा, तो अब मैंने जो आपको बात बताई वो चीन का सबसे बड़ा शहर। पहले आप मुझे ये बताओ चीन की राजधानी कौन सी है? गुरुजी इसमें से चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा, इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा अब वो हो जाएगा संघाई। और संघाई को चीन का मैनचेस्टर कहते हैं। चीन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? चीन का मैनचेस्टर जो है, मैनचेस्टर जो है वो किसे कहते हैं? वो कहते हैं संघाई को। और बीजिंग जो है वो चीन की राजधानी है, कैपिटल है। चीन की राजधानी जो है वो क्या है? बीजिंग। ये बात जो है मेरे दोस्त आपको याद रखनी है। और अगर हम बात करें विश्व में क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल की अगर बात करें तो भारत का 7वां स्थान है। क्षेत्रफल में बात करें तो हमारे भारत का जो स्थान है, भारत का जो स्थान है वो कितने नंबर का है? 7वां। भारत का जो है वो 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का जो है वो 2.4242% है। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है, सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है, अधिक जनसंख्या है, और वो किस देश के अंदर देखने को मिलती है? रूस। और रूस के बाद जो जनसंख्या आपको देश देखने को मिलेगी वो कनाडा। और कनाडा के बाद जो जनसंख्या देखने को मिलेगी वो चीन। और चीन के बाद जो जनसंख्या देखने को मिलेगी वो यूएसए। यूएसए के बाद जो जनसंख्या देखने को मिलेगी वो ब्राजील। और ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद नंबर आएगा 7 पे भारत। ये बात याद रखना, रूस सबसे बड़ा है, 2 नंबर कनाडा, 3 नंबर चीन, 4 नंबर यूएसए, 5 नंबर ब्राजील, और 6 नंबर क्या हो गया? 6 नंबर हो गया ऑस्ट्रेलिया। मेरे दोस्त क्लास कैसी लग रही है? अगर चैनल पे आज पहली बार आप देख रहे हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो, क्योंकि ये जो वर्दी है आपको दिलाकर रहेगा। ये बैच हमने पूरा प्रण लिया है, क्योंकि विद्यार्थी क्या जीके को कवर नहीं कर पाता है, स्टैटिक और जो भी अदर एसएससी का जीके होता है। पूरा प्रयास रहेगा हमारा कि एसएससी के जीके को आपको पूरा कवर करवाया जाए। ठीक है, अभी थोड़ा मैम की तबीयत भी डाउन चल रही है, वो जैसे ही ठीक होते हैं तो करंट जीके की क्लास से भी कंटिन्यू जीडी के लिए हम शुरू कर देंगे। ठीक है, ओके गुरुजी। आ जाओ भाई नेक्स्ट प्रश्न पे। 3 नंबर जो प्रश्न है उसको उड़ा दीजिएगा। 3 नंबर जो स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिख रहा है इसको घुमा दीजिएगा। प्रश्न बोल रहा है, इसमें इतिहास, संविधान, भूगोल सब मिलेगा रे मेरे भाई, कल्चर भी मिलेगी इसके अंदर। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध 3 कठिया व्यवस्था से था? 3 कठिया व्यवस्था से किस आंदोलन का संबंध था? ये गांधी जी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन, जिसमें आपने पढ़ा होगा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। गांधी जी कब भारत में आए? 9 जनवरी 1915 भारत आए। और जैसे ही गांधी जी भारत आते हैं, जैसे ही गांधी जी भारत आते हैं, उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण किस लिए किया? कि युवा साथी जो है उनको सेना में भर्ती करने के लिए कहा कि भाई आप सेना में भर्ती हो, और आप जैसे ही सेना में भर्ती होगे हम अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ देंगे। अच्छा, अभी एक यहां पर इनको एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल से भी इनकी मुलाकात यहीं हुई थी। राजकुमार शुक्ल, बिल्कुल आपने राजकुमार शुक्ला जी का नाम सुना होगा। 9 जनवरी को एक दिवस और बनाया जाता है। 9 जनवरी को कौन सा दिवस बनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस जो है बताइए वो कब बनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो 9 जनवरी के दिन बनाया जाता है। और 26 नवंबर को जो दिवस बनाते हैं उन्हें कहते हैं संविधान दिवस। मेरे दोस्त याद रखिएगा, संविधान दिवस जो है वो कब बनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो बनाया जाता है वो 26 नवंबर को बनाया जाता है। तो गुरुजी 3 कठिया व्यवस्था से संबंध किस आंदोलन का? अरे भाई आपने जरूर सुना है इस आंदोलन के बारे में, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? चंपारण। चंपारण जो आंदोलन की शुरुआत होती है
वो 1917 के अंदर चंपारण। चंपारण कहां पर है स्थान? बिहार। तो बिहार से जो है वो आंदोलन शुरू होता है, कौन सा? चंपारण आंदोलन। ओके गुरुजी, ये बात समझ में आ गई। चलो भाई, बिल्कुल आपको समझ में आ गया कि तीसरा प्रश्न जो है वो किस प्रकार से हमें ट्रीट करना है। आ जाइए भाई चौथे प्रश्न की ओर। भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? बिल्कुल, ये तो हम जी जान से बताएंगे इसका। केरल में तो गुरुजी नारियल, केरल में तो नारियल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। बिल्कुल भाई, केरल में नारियल हो गया। महाराष्ट्र में गुरुजी मोटे अनाज की फसलें, कौन से अनाज की? मोटे अनाज की फसल, जैसे बोले तो मक्का। मक्के का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो कहां पर होता है? मक्का सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है। तमिलनाडु की बात करें, अगर प्रश्न आ जाए दक्षिण भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? दक्षिण भारत में चाय जो सर्वाधिक उत्पादित होती है वो तमिलनाडु में। चाय सर्वाधिक कहां पर होती है? तमिलनाडु में। और वैसे सीधा पूछा जाए चाय का उत्पादन कहां होता है? पश्चिमी बंगाल। और आपको पता होगा भारत में सर्वप्रथम जीआई टैग, भारत में सर्वप्रथम जो जीआई टैग है अब वो 2004 में दिया गया। भारत का पहला जीआई टैग कब दिया गया? 2004 के अंदर। पहला जो जीआई टैग मिला था वो मिला था दार्जिलिंग की चाय को। इसको दिया गया दोस्त, दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग की चाय को। और जीआई टैग जो दिया जाता है वो कितने वर्ष तक दिया जाता है? ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। 10 वर्ष तक जो है वो दिया जाता है। कौन सा टैग? जीआई टैग। चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? चाय का सर्वाधिक उत्पादन जो पश्चिम बंगाल में होता है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए, और अगर आपसे प्रश्न क्या पूछ लिया जाए कि चाय का तो सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल कर देंगे, जूट का सर्वाधिक उत्पादन, अरे मेरे दोस्त, जूट और चावल कभी भी पूछे, जूट और चावल कभी भी पूछे तो आपका उत्तर रहना चाहिए पश्चिमी बंगाल। क्या रहना चाहिए उत्तर? हमेशा पश्चिमी बंगाल। जूट और चाय का पूछे तो आपका उत्तर क्या रहेगा? पश्चिमी बंगाल। चलो ठीक है गुरुजी, तो इसका राइट उत्तर बताओ। अरे हो गया ना राइट उत्तर, वेरी गुड, कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी और सनफ्लावर जो है वो होते हैं। सनफ्लावर और कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन, यानी सूरजमुखी, सूरजमुखी और कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो कहां पर होता है? वो होता है कर्नाटक में। बिल्कुल याद रहेगा ना? बिल्कुल रहेगा। आ जाओ, याद रखना, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। बिल्कुल। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। अरे कौन से संवैधानिक संशोधन के अधिनियम में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक मान्यता दी गई? क्या 72वां संविधान संशोधन था? 73वां, 74वां, 75वां? बता दीजिएगा कौन सा था। बिल्कुल, अब मैं आपको बताता हूं। एक संविधान संशोधन हुआ था 73वां, और एक संविधान संशोधन हुआ था 74वां। बिल्कुल हुए थे गुरुजी। 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर हुआ। 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में ही हुआ था। अब बात करें इसके आगे की, तो आगे की बात यह बोलती है कि इस संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, अनुसूची को जोड़ा गया, और इसके तहत जो है वो 12वीं अनुसूची को। अब आप सभी ये बात तो जानते ही होंगे, 11वीं अनुसूची के अंदर जो उल्लेख है वो पंचायती राज व्यवस्था का है, पंचायतों का उल्लेख है, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। और 12वीं अनुसूची के अंदर जो उल्लेख है वो नगर निकायों का, नगर निकाय, नगर निकायों का, जिसमें आप पढ़ते हो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, नगर निगम। तो इनका उल्लेख अनुसूची 12 में है। तो याद रखना 73वें संविधान संशोधन के तहत अनुसूची 11 में पंचायतों का उल्लेख है। और अगर पूछ ले अनुसूची 10 में क्या, अरे 10 में तो दल बदल, 10 दल बदल, दल बदल किस अनुसूची में है? दल बदल आधार पे अयोग्य घोषित कर सकते हैं, वो किस अनुसूची में है? वो 10 में। 11 में देखो पंचायतें, ग्राम पंचायत पहले, गांव पहले आता है, शहर बाद में आता है। नगर नगर पालिकाएं 12 में होंगी, 11 में अपना गांव होगा। जैसे 11 गांव, गांव में पंचायतें होती हैं, ठीक है। इसमें भाग कौन सा जोड़ा गया? इस संविधान संशोधन में भाग 9 और इस संविधान संशोधन में भाग 9 कै। तो नगर पालिकाओं का जो उल्लेख मिलता है वो 9 कै में मिलता है, और पंचायतों का उल्लेख मिलता है भाग 9 के 9 में।
है ना। अब आपको उत्तर तो पता लग गया होगा, क्या पूछा है, पंचायतों का। तो पंचायतों में जो संविधान संशोधन का अधिनियम था वो था 73वां संविधान संशोधन। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे गुरुजी? अगर आपसे पूछा जाए इस समय सरकार किसकी थी, तो पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव की जो है वो सरकार थी। पीवी नरसिम्हा राव की क्या है, सरकार। बोलो, इतनी बात जो है तुम्हें याद हुई। चलो आगे, ध्यान से सुनते रहना, क्लास को एक बार और देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जूनागढ़ अभिलेख, आ जाओ भाई, ये रहा जूनागढ़ अभिलेख। कहां पर लगा हुआ है? अच्छा, इसमें पूछा है जूनागढ़ शिलालेख निम्न में से किस भाषा का पहला शिलालेख है? ये तो हम जरूर बताएंगे मेरे भाई। ये जूनागढ़ जो अभिलेख लगा हुआ है, जूनागढ़ जो शिलालेख लगा है, वो गिरनार प्रदेश में लगा है। और गिरनार जो क्षेत्र है वो भारत के किस राज्य में है? गुजरात। भारत के किस राज्य के अंदर है गिरनार? गुजरात के अंदर। अब सुनिएगा बात ध्यान से, ये हो गया गिरनार सौराष्ट्र गुजरात के अंदर। ये संस्कृत भाषा में है, संस्कृत भाषा। और लिपि पूछे, लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। लिपि पूछ ले, भाषा पूछे संस्कृत और लिपि ब्राह्मी। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि के अंदर। ये हो गई लिपि, लिपि ब्राह्मी होगी गुरुजी, कोई बात नहीं, ठीक है। लिपि कौन सी होगी? ब्राह्मी। लिपि ब्राह्मी के अंदर है। लेकिन अगर प्रश्न पूछे, लिपि ब्राह्मी होगी, किस शैली में है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, चंपू शैली। चंपू शैली का पहला शिलालेख कौन सा है? चंपू शैली का पहला शिलालेख यही है गिरनार में जो जूनागढ़ लगा है। जूनागढ़ किस शासक के समय अभिलेख लगा था? रुद्रदामन। रुद्रदामन के समय, रुद्रदामन के समय ये जो अभिलेख है वो गुजरात में लगा था और समय समय पर इसका निर्माण होता गया। इसके अंदर जो जानकारी मिलती है, जानकारी वो किसकी मिलती है? इसमें जो जानकारी मिलती है वो सुदर्शन झील की। और सुदर्शन जो झील है, बताइएगा सुदर्शन झील कहां पर है? सुदर्शन जो झील है वो गुजरात के अंदर ही है, सौराष्ट्र गिरनार के अंदर ही है। और गुजरात में आपने नाम सुना होगा गिर वन का। बिल्कुल गुरुजी, नाम सुना है। गिर वन वही जो एशियाई शेर के लिए फेमस है। एशियाई शेर किसो गुरुजी देखड़ो ही को नहीं, मैं तो, अरे भाई उस शेर का बड़ा चेहरा, बड़े बड़े बाल होते हैं, बहुत बड़ो है। हाँ हाँ, वही वही। हाँ, अब प्रश्न क्या पूछा? जूनागढ़ शिलालेख किस भाषा में? लो भाई, हमारा उत्तर जो है वो आ गया, संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा के जनक किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, संस्कृत भाषा के जनक, संस्कृत भाषा के जनक। अरे इसके जो जनक, इसके जो पिता माने जाते हैं वो माने जाते हैं पाणिनि। क्या नाम है उनका? पाणिनि। पाणिनि को अष्टाध्यायी जो है रचना का श्रेय है ना, तो इन्होंने रचना कौन सी की थी? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ जो लिखा था, अष्टाध्यायी नामक जो ग्रंथ लिखा था, बताइए वो किसने लिखा था? पाणिनि ने। इन्हें ही संस्कृत भाषा का क्या कहते हैं? जनक। चलो आइए अपने बात करते हैं। अच्छा, बात करें जीडी के लिए। देखो आप तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए एक अभ्यास हो जाए, किसी का दबाव बढ़ जाए। दबाव बनने का एक ही तजुर्बा है, क्या? टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपको एक आइडिया होगा कि 6 दिन के अंदर हमें इतना मैटर तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो वीकली ये टेस्ट सीरीज है, इसमें टोटल 15 टेस्ट हैं, 10 टॉपिक वाइज होंगे, 5 मेगा, मेगा मतलब पूरा सिलेबस के आधार पे। मात्र 99 रुपये में है। पहले इसकी प्राइस जो रखी थी वो 399 वगैरह करके रखी, बाद में फिर क्या है यार, विद्यार्थियों का फोन आया, गुरुजी थोड़ा कम कर दे रहे थे, सभी विद्यार्थियों के लिए कर दिया है। ये जो है मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। 2 दिसंबर को पहला टेस्ट होगा, लेकिन ऑनलाइन विद्यार्थी कभी भी दे सकता है। थोड़ा सा जल्दी पढ़कर अब थोड़ा देना होगा। एक टेस्ट गया है, 2 टेस्ट गए इसके, ठीक है। हाँ, तुम्हें तो पूरे ही मिल जाएंगे, ऑनलाइन वालों को 15 के 15 कंप्लीट मिलेंगे, ओके। और ये जो आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी वो विजन ऐप पर मिलेगी। अभी भी देरी मत करो, फटाफट 99 रुपये, कोई महत्व नहीं रखता वर्दी के आगे। जरूर ये टेस्ट सीरीज जो है वो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। श्रीलंका की वाणिज्यिक राजधानी, अरे श्रीलंका और भारत के बीच में एक जल संधि हुई थी, आपने पढ़ा होगा, पाक जल संधि। बिल्कुल गुरुजी, पाक जल संधि किन 2 देशों के मध्य है? अरे पाक जल संधि 1960 में, 1960 में किसके मध्य है? भारत और पाकिस्तान के।
भारत व श्रीलंका के। पाकिस्तान मत कर देना इसका उत्तर, पाकिस्तान अपने को नहीं करना है, क्योंकि पाक नाम आया तो पाकिस्तान नहीं करना, याद रखना। पाक जल संधि किन के मध्य हुई है? श्रीलंका और भारत के मध्य। कब? 1960 में। और श्रीलंका की राजधानी, जो वाणिज्य राजधानी है, वो है कोलंबो। और श्रीलंका में अभी जो है वो लगा है कौन सा आपात? लगा था, अब तो नहीं, अब तो बच गया बेचारा, वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात का जो उल्लेख मिलता है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 360। 360 अनुच्छेद के अंदर 360वें आर्टिकल में उल्लेख मिलता है वित्तीय आपात का। याद रखना, वित्तीय आपात भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा, भारत में नहीं लगा, वित्तीय आपात भारत में अभी तक नहीं लगा। तो श्रीलंका की राजधानी, वाणिज्य राजधानी कोलंबो। ठीक है, आ जाओ, निम्न में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल है जो गुजरात में नहीं है? अच्छा, गुजरात में कौन सा स्थल है जो नहीं है? बता देंगे भाई। लोथल। लोथल तो बिल्कुल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। लोथल तो गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। ये वही एकमात्र बंदरगाह एकमात्र बंदरगाह जो था इस सभ्यता का, बंदरगाह जो था वो कौन सा था? वो लोथल ही तो था। ठीक है, ये बात याद रखना। देमाबाद जो है वो कहां पर है? महाराष्ट्र में। देमाबाद कहां पर है? महाराष्ट्र में। अरे ये वो देमाबाद गोदावरी नदी वाला, गोदावरी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे। तो बस हो गया उत्तर। सुरकोटड़ा और धोलावीरा दोनों ही गुजरात में है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे दोस्त देमाबाद। क्या हो जाएगा? देमाबाद। बिल्कुल गुरुजी, ये तो हम कर देंगे। चलो आगे। भारत के साथ किस देश की स्थलीय सीमा सबसे छोटी लगती है? बस बचपन को याद रखना और कुछ नहीं, लंबी चौड़ी कहानी है। गुरुजी बचपन में क्या याद रखें? तो बचपन में याद रखो ब च प न। बचपन में बीए करना था, बचपन में बीए या बचपन में एमबीए, कुछ भी याद रखो, आपको बस याद होना चाहिए। बी से याद रखोगे बांग्लादेश, बी से क्या याद रखोगे? बांग्लादेश। सी से क्या याद रखोगे? चीन। और पी से क्या याद रखोगे? पाकिस्तान। और न से मेरे दोस्त याद रखना नेपाल। न से क्या याद रखोगे? नेपाल। मैं से याद रखना म्यांमार, मैं से बोलो म्यांमार। बी से याद रखोगे आप भूटान। और ए से क्या याद रखोगे? अफगानिस्तान। ऐसे क्या याद रखोगे? अफगानिस्तान। मेरे दोस्त इसमें क्या पूछा गया है? किस देश की स्थलीय सीमा सबसे कम लगती है? इन ऑप्शन के आधार पे सबसे कम तो अफगानिस्तान की, ये क्रम ही है। सबसे ज्यादा बांग्लादेश की, 2 नंबर पे चीन की, 3 नंबर पाकिस्तान, 4 नंबर नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। बचपन कर लोगे याद तो ट्रिक सेट है। अब इनमें से आप निकाल दो सबसे छोटा। लो भाई भूटान, इसका तो राइट उत्तर हो जाएगा भूटान। ये तो हमने सल्टाई दिया इसको। तो चलो देखते हैं बांग्लादेश की कितनी लगती है। 4096.46 किलोमीटर देखने को मिल जाएगा। चीन की अगर हम बात करें तो 3844 किलोमीटर। नहीं, थोड़ा ये फिक्स याद नहीं है, 3438 है या कितना। पाकिस्तान की 3310 भी मिलता है, ठीक है। और नेपाल की 1751 है। और म्यांमार की 1643 है मेरे दोस्त। और भूटान की 699 है। अफगानिस्तान की 106 भी मिल जाएगा, 80 किलोमीटर भी मिल जाएगी। 3488 है शायद, 3488 है। अगर आपको पता है तो कमेंट कर दो, मुझे तो ये याद है मेरे दोस्त। चलो अच्छा, अब गुरुजी ये थोड़ा सा मानचित्र में दिखा दो तो आनंद आ जाएगा। ये देश किस दिशा के अंदर है, मजा आ जाएगा। चलो देख लेते हैं, मानचित्र में देख लेते हैं। क्या बात, तुम कहो, तुम तो मेरे जिगर के टुकड़े हो मेरे भाई, तुम कहो तो मैं तुम्हें वहां दिखा दूं। ये तो बात किया मानचित्र की, मानचित्र में क्यों नहीं दिखाएंगे आपको। ये रहा हमारा भारत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बिल्कुल। ये इधर की ओर है बांग्लादेश, इधर है म्यांमार, ये रहा भूटान, ये रहा चीन, और ये नेपाल, ये अफगानिस्तान, और ये पाकिस्तान। ठीक है, एक एक राजधानी और याद करा दो गुरुजी की। तो बोलो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, म्यांमार की राजधानी बोलो नेपैदा। म्यांमार की राजधानी क्या है? म्यांमार की जो राजधानी है वो है नेपैदा। भूटान की जो राजधानी है वो याद रखिएगा थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या? थिम्पू। चीन की जो राजधानी है बोलिए बीजिंग, चीन की राजधानी बीजिंग।
और नेपाल की जो राजधानी है, नेपाल की जो राजधानी है वो है काठमांडू। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो है काबुल। अरे बाबर का मकबरा कहाँ बना है? काबुल में। और पाकिस्तान की राजधानी बोलो इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। ये पॉइंट जो है वो आपको याद करने मेरे दोस्त। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा भूटान। भूटान की सीमा जो है वो 699 लगती है, यानी कम लगती है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट पर्सन। इसने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया। बक्सर का युद्ध कब हुआ, पहले तो ये बताओ। बक्सर युद्ध, बक्सर जो युद्ध है वो हुआ 22 भी मिल जाएगा लिखा हुआ, 23 भी मिल जाएगा। 22-23 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजों के साथ हुआ था और हमारी इसके अंदर हार हुई। अंग्रेजों में जो नेतृत्व कर रहा था वो हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। बिल्कुल ये बात याद हो जाएगी ना? हाँ गुरुजी हो जाएगी। चलो लॉर्ड क्लाइव। अरे लॉर्ड क्लाइव को तो आप रखोगे याद प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। 1757 में। ठीक है, कौन सी नदी किनारे? गंगा नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। गंगा ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा हुगली नदी। गंगा ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो कौन सी नदी मिलेगा? हुगली। और अब बक्सर का जो युद्ध है, अरे बक्सर आपने नहीं सुना भाई? बक्सर कहां पर है? बिहार में। बक्सर बिहार में किस नदी के किनारे है? तो यह भी जो है वो गंगा नदी के किनारे स्थित है। बोलो इतनी बात याद हो जाएगी। चलो नेक्स्ट पर्सन पे। निम्न में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? औसत घनत्व जो है वो मंगल सॉरी पृथ्वी का ही अधिक है। किसका अधिक है? पृथ्वी का। पृथ्वी ग्रह का जो रंग है वो कैसा है? रंग बता दो गुरुजी। अरे पृथ्वी नीला रंग की। पृथ्वी किस रंग की है? नीला। बृहस्पति पीले रंग का, पीला। और मंगल ग्रह जो है वो लाल रंग का। कैसा? लाल रंग। और एक बात और बता दूं, सूर्य के सबसे नजदीक, सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो तो है बुध। और शुक्र ग्रह की बात बता दूं तो सबसे चमकीला, चलो शुक्र ग्रह को मैं 1 मिनट के अंदर डिफाइन कर देता हूं, पढ़ते रहिएगा सुनते रहिएगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र है। भोर का तारा, सांझ का तारा किसे कहते हैं? इसी को भोर का तारा और सांझ का तारा इसे ही कहते हैं। सांझ का तारा क्या? शुक्र ग्रह है, सांझ का तारा। और पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? पृथ्वी के पास है तो पृथ्वी बोली तू मेरो मतलब बहन बन जा। तो पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन जो है वो किसको बोला जाता है? वो शुक्र ग्रह को। सबसे चमकीला भी है। और याद रखना सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वो यही है। अंत में सबसे ग्रह, अंतिम अंत में सबसे गर्म ग्रह अरुण और वरुण। तो लास्ट में नाम किसका है? वरुण। और इसलिए याद रखना सबसे ठंडा ग्रह, सूर्य के सबसे अंत में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण। बोलो इतनी बात याद हो जाएगी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर है गरीबी हटाओ। अरे गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी। वाह, क्या थी आयरन लेडी। भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला, भारत की प्रथम पीएम, प्रथम पीएम, प्रथम प्रधानमंत्री महिला में कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी। और पुरुष में पहले प्रधानमंत्री भारत के कौन बने थे? वो बने थे जवाहरलाल नेहरू जी। कौन बने? जवाहरलाल नेहरू जी। तो इंदिरा गांधी को एक नाम से और जाना जाता है, आयरन लेडी। आयरन लेडी के नाम से जो जाना जाता है, आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है, वो किसे जाना जाता है? इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का नारा इसी ने दिया। और कौन सी पंचवर्षीय योजना का संबंध है न्याय के साथ? विकास के प्रमुख उद्देश्य थे 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम बता दो गुरुजी तो मजा आ जाएगा। चलो मैं तुम्हें 5 तक शुरू के बता दूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वीं। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है 51 से 52, सॉरी 51 से 5-5 साल जोड़ते रहो, 5-5 वर्ष जोड़ते रहो, 56। फिर बोलो 56 से 61। और फिर बोलो 61 से 66। तो ये 3 पंचवर्षीय योजना एक साथ पढ़नी है। 3 के बाद 3 साल जोड़ दो 66 में। चौथी पंचवर्षीय शुरू हुई जो थी वो 1969 में। 69 में 5 जोड़ोगे तो आपको दिखेगा 74, 1974। और 1974, 4 दूनी कितने होते हैं? बस ये बात याद रखना, 4 दूनी 8 होते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष ही चली थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और असफल जो हो गई थी वो कौन सी हुई थी?
तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हुई थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो उद्योग की स्थापना की गई। बोकारो जो उद्योग है वो झारखंड में है। और एक प्रश्न आता है सेलम, सेलम उद्योग कहाँ पर है? सेलम उद्योग जो है, सेलम उद्योग जो है वो है तमिलनाडु में। कहाँ पर है? चेन्नई के अंदर। चेन्नई किसकी राजधानी है? तमिलनाडु की। बोलो इतनी बात तुम्हें अच्छे से ग्रहण हुई? ओके गुरुजी, तो चलिए आगे। देखो इतना टाइम नहीं है, वापस हो घुमाऊं थे थोड़ा सा पीछे करके वापस देख लियो क्लास में। मजा आ रहा है क्लास में? मजा आ रहा है तो जरूर सभी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओगे। बस मुझे इतना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? आ जाओ। द मेक स्तूप निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? मुझे ये बताओ। गौतम बुद्ध का आपने नाम सुना है? बिल्कुल गुरुजी, गौतम बुद्ध का तो हमने नाम सुना ही है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम ये कमेंट में छापो आप। बचपन का नाम काट जो है कमेंट में छापो। ये शाक्य कुल के थे। किस कुल के थे? शाक्य कुल के थे। इसके बेटे का नाम था राहुल। बेटे का नाम क्या था? राहुल। और इसकी जो सौतेली माँ थी जिसका पालन पोषण किया था, उसने वो किसी ने किया था? महामाया ने। महामाया। और इसे प्रजापति गौतमी के नाम से भी जाना जाता है। प्रजापति गौतमी। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी, याद रखिएगा। बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला, बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला ये। बौद्ध संघ की स्थापना कहां पर हुई थी? सारनाथ। और सारनाथ कहां पड़ता है? सारनाथ यूपी में। और गौतम बुद्ध का प्रथम जो उपदेश दिया गया, प्रथम उपदेश भी कहां पर दिए? प्रथम उपदेश जो दिया था वो भी कहां दिया? वो दिया सारनाथ में। कौन सी भाषा में? पाली के अंदर। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में, याद रखिए। पाली भाषा में जो है उपदेश दिया। और सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे वो श्रावस्ती में। कहां दिए? श्रावस्ती। सर्वाधिक उपदेश जो दिए वो श्रावस्ती के अंदर दिए। इसका राइट उत्तर हो जाएगा द मेक स्तूप का, तो वो हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ। और बोध गया कहाँ है? बोध गया बिहार में है। बोध गया कहां पर है? बिहार में। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट पर्सन है असहयोग आंदोलन कब से कब तक था? अरे असहयोग आंदोलन के साथ एक घटना याद रखना, चोरा चोरी हत्याकांड। चोरा चोरी हत्याकांड। अब आपने नाम ये सुन लिया चोरा चोरी हत्याकांड का, तो आपको एक बात जो है वो याद आएगी होगी। चोरा चोरी 2 बार नाम आ रहा है तो 2 बार 2 लिख दो। 2 बार 2। तो चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ? 2 में, दूसरे महीने में। 2 की बात आई दूसरे महीने में। 5 फरवरी 1922 में चोरा चोरी हत्याकांड हुआ। उस हत्याकांड के बाद आंदोलन क्या हो गया? समाप्त। आंदोलन क्या हुआ? समाप्त हो गया था, ठीक है। अथवा समाप्त नहीं हुआ, उसमें थोड़ा टाइम लगा था। तो ये जून में शुरू हुआ था, जून 1920 में शुरू हुआ, दिसंबर 1922 में जो है वो क्या हो गया था? समाप्त हो गया था, ठीक है। ये बात आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मूर्ति भंजक किसे कहते हैं? अरे मूर्ति भंजक आक्रमणकारी का मतलब है मूर्तियों को तोड़ने वाला। और मूर्तियों को तोड़ने वाला था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। और ये वही राजा था जिसने सुल्तान की सबसे पहले उपाधि धारण की। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? वो था महमूद गजनवी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपने पढ़ा है 1206 में एक वंश की स्थापना की, गुलाम वंश। और गुलाम वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। आराम शाह ने 8 महीने तक शासन किया था। उसके बाद जो है वो इल्तुतमिश आकर पंजाब के अंदर इसको हत्या कर देता है। और आपने सुना होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 पर गद्दी बैठा था, 1316 तक रहा था, टोटल 20 वर्ष राज किया था। अलाउद्दीन खिलजी यानी खिलजी वंश का था। खिलजी वंश का संस्थापक है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की क्या की थी? स्थापना। और 1290 से लेकर 1296 तक राज करता है जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट उत्तर मूर्ति भंजक कहते हैं महमूद गजनवी को। महमूद गजनवी को। ये बात जो है वो आपको याद रखनी है। दहलीवाल सिक्के किसने चलाए थे? देखो सिक्का 3 वर्षन याद रखियो। दहलीवाल जो सिक्के चलाए थे, दहलीवाल नामक जो सिक्के चलाए थे वो किसने चलाए? वो चलाए कुतुबुद्दीन, सॉरी, वो चलाए थे गोरी ने। वो चलाए थे गोरी ने। एक तरफ कलीमा खुदा था और दूसरी तरफ लक्ष्मी का चित्र अंकित था। इसका लक्ष्मी का, ये बात याद रखना। दिरहम नामक सिक्के किसने चलाए? ये कमेंट में छाप दो।
दिरहम नामक सिक्के जो है वो किसने चलाए, और सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जो है वो किसने चलाए, शुद्ध अरबी सिक्के, शुद्ध अरबी जो सिक्के चलाए थे वो टका और जित्तल के नाम से, टका और जित्तल के नाम से जो है वो इल्तुतमिश ने चलाए थे। टका जो थे वो चांदी के बने थे और जित्तल जो था वो तांबा, तांबा से निर्मित। और ये शुद्ध अरबी सिक्के जो चलाए थे वो किसने चलाए, इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश द्वारा शुद्ध अरबी के जो सिक्के हैं वो चलाए गए थे। ये प्रश्न जो है वो आपको याद रखना है, इल्तुतमिश ने, ठीक है, ये प्रश्न आप याद रखिएगा। चलो अब अपने आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो। अच्छा, कुछ साथियों को जो है वो मैं ये जानकारी दे दूं, कुछ साथियों को जानकारी दे दूं कि जीडी का जो ऑनलाइन बैच है कंप्लीट सभी सब्जेक्ट इसमें करंट अफेयर तक आपको कराया जाएगा, पूरा कवर करंट अफेयर तक, पूरा सभी सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, सब एक ही फीस में, सिर्फ 499 में। ये ऐप जो है वो विजन इंस्टीट्यूट ऐप पर ये जो प्रयास बैच है 2024 ये मिलेगा, और इसमें आपको जो है वो कोर्स आपके एग्जाम से पहले अच्छी तरह से कंप्लीट करा देंगे। इस बात की चिंता कतई ना करो। आप ये बात सोच रहे हो कि गुरुजी हमारा पूरा होगा या नहीं होगा, अरे भाई विश्वास करके ले ले, 499 में कोई कायनात नहीं पलट जाएगी। विश्वास करोगे तो बिल्कुल आपको कभी परास्त नहीं होने देंगे, ठीक है, अभी आप देख ही रहे हो। और ये अगर और जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप संपर्क कर लेना दोस्त। चलो, साइमन कमीशन मुंबई कब पहुंचा? साइमन कमीशन जो है वो 1927 में चला, और मुंबई जो पहुंचा वो 3 फरवरी को, 3 फरवरी 1928 को मुंबई में पहुंच गया था। साइमन कमीशन गो बैक के नारे किसने दिए? तो लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय ने साइमन गो बैक के नारे दिए, और लाला लाजपत राय को लाठियों से मारा था सैंडर्स ने। किसने मारा? सैंडर्स। तो सैंडर्स ने लाठियां चलाई, लाठियां बरसाई, लाठियां जो इस पे बरसाई गई तो इसने एक बात बोली कि मेरे शरीर पर बरसाई गई एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में की जो है कील की नोक उसके समान होगी। तो ये थे हमारे लाला लाजपत राय। और सैंडर्स की जो हत्या है वो सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु ने, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु ने जो है वो की थी सैंडर्स की हत्या, ठीक है। इन्हीं के मामले में फिर इनको कैद वगैरह जो है वो किया गया था। ये बात मेरे दोस्त याद रखना, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत में आया था। तो लाला लाजपत राय ने क्या किया था? इसको विरोध, और विरोध करते हुए काले झंडे दिखाए। क्या, कौन से? क्योंकि काले जो झंडे होते हैं वो किसका प्रतीक होते हैं? अब वो विरोध का प्रतीक। चलिए आगे बात करते हैं। बेलूर मठ की स्थापना जो है वो किसने की? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोस्त, बेलूर मठ। बेलूर मठ की जो स्थापना है वो की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद ने जो है वो बेलूर मठ की स्थापना की। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था दिल्ली चलो, चलो दिल्ली, कट चला दिल्ली चला। तो चलो दिल्ली का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज की जो स्थापना की थी, आर्य समाज के संस्थापक, आर्य समाज के संस्थापक जो माने जाते हैं वो किन्हें माने जाते हैं? दयानंद सरस्वती जी को। और साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में गुजरात के अंदर, 1916 में गुजरात के अंदर किसने की? साबरमती नदी के किनारे महात्मा गांधी ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? 2 बार आगे रहे, वेरी गुड। फिर तो ये तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये तो आएगा। चलो देखो, दिल्ली में उस समय राजा था मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। वही मोहम्मद बिन तुगलक जिसके समय इब्न बतूता आया था। इब्न बतूता जो है, इब्न बतूता जो है वो किसके समय आया था? इब्न बतूता जो है वो किसके समय आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत में 1336 में हरिहर और बुक्का ने एक साम्राज्य की स्थापना की, और उस साम्राज्य का नाम क्या था? विजयनगर साम्राज्य। क्या नाम था? विजयनगर साम्राज्य। और याद रखना, हसन गंगू ने स्थापना की थी बहमनी साम्राज्य की। कब गुरुजी? इसने स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय कर दी थी 1347 के अंदर, ठीक है। ओके गुरुजी। तो चंद्रगुप्त तो मौर्य काल का संस्थापक है। किसका? मौर्य काल। मौर्य काल की जो स्थापना है वो किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और आपने पढ़ा होगा गुप्त काल। अरे गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल मानते हैं। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किस काल को माना जाता है?
गुप्त काल को। ठीक है, आ जाइए 18 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। हुमायूं नामा क्या प्रश्न है? पहले आप मुझे ये बताओ, दीन पना पुस्तकालय, दीन पना नगर की स्थापना किसने की? दीन पना जो नगर है, दीन पना नगर जो है दिल्ली में, वो किसने बसाया? वो बसाया हुमायूं ने। और इसी नगर के अंदर एक दीन पना पुस्तकालय था, वहीं सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की क्या हो गई थी? मृत्यु। अरे हुमायूं नामा जो है वो लिखा था गुलबदन बेगम। किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। और भारत की पहली और अंतिम महिला शासिका, प्रथम और अंतिम महिला शासिका कौन है? प्रथम और अंतिम महिला जो शासिका है, महिला जो शासिका वो है रजिया सुल्तान। महिला शासिका वो कौन है दोस्त? वो है रजिया सुल्तान, याद रखना। तीन पना नगर कहां पर है? दिल्ली में। और हुमायूं का मकबरा, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा भी दिल्ली के अंदर है। हुमायूं का मकबरा भी कहाँ है? दिल्ली में। और लाहौर, लाहौर में मकबरा बना है कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो, कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है वो 1210 के अंदर चौगान, चौगान यानी पोलो खेल खेलते समय लाहौर में हुई थी। और लाहौर के अंदर इसका क्या बना दिया गया? लाहौर में इसका मकबरा जो है वो बना दिया गया। आइए आज की क्लास का जो अंतिम प्रश्न है वो आपको मैं देता हूं, बिल्कुल 20 नंबर जो प्रश्न है वो आपको देता हूं। बता दीजिएगा इसरो का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? एक तो ये प्रश्न, ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न ये बताना कि इसरो की स्थापना कब हुई? बिल्कुल गुरुजी, कमेंट में बिल्कुल मैं आपके पढ़ूंगा। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है, सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है वो कहां पर है? अंतरिक्ष केंद्र। बिल्कुल मेरे दोस्त ये बताओगे आप। इन प्रश्नों के जो जवाब है मुझे चाहिए कमेंट में बिल्कुल देना, ठीक है। और लास्ट बात ये है कि अगर कोई साथी स्पेशल स्टैटिक जीके का सैनिक बेस लेना चाहता है, सिर्फ जीके जीके का, तो वो 199 का है। कंप्लीट कोर्स 499 को है। और ओ जीके जीके और 199 को संपूर्ण जीके मिलेगा आपको जीडी का, ठीक है। कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके मेरे दोस्त। अच्छा ये पीडीएफ गुरुजी हमें कहाँ मिलेगी? तो इस नोट्स की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। जीके बाय अजय सर से भी जुड़ सकते हो, इस पे ये पीडीएफ मिल जाएगी। या विजन इंस्टीट्यूट के जो है टेलीग्राम चैनल पे भी ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी ही जुड़े। और अगर ऐप आपको नहीं मिल रहा तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, अभी खोलोगे तो वही टेलीग्राम का लिंक है, वही ऐप का लिंक है, ठीक है मेरे दोस्त। हार नहीं माननी है, अंत तक खड़े रहना है, ठीक है। मिलते हैं अगले भाग में। इन सारे क्वेश्चनों का अच्छी तरह से रिवीजन करना कल फिर इसी समय। और कमेंट में जरूर जो भी टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है और किस जो है जो भी आपका सजेशन है वो कमेंट में जरूर लिखें। आपको क्या चाहिए, किस प्रकार की क्लास लगी, आज क्या कमियां रही, उनको सुधारेंगे, जरूर कमेंट में बताइए, ठीक है। आज के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले भाग में।